नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक है। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। शाम 4 बजे सीएम आवास पर होगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। पीडीए के 6 संयंत्रों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। दुग्ध विकास विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। आंगनबाड़ी केंद्रों में पुष्टाहार वितरण में बायोमेट्रिक हाजिरी की तैयारी है। बायोडीजल के उत्पादन और बिक्री से जुड़ा जो प्रस्ताव है वो भी पेश हो सकता है, ये भी बड़ी जानकारी है। तो योगी कैबिनेट की अहम बैठक है। हालांकि इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा। आपको बता दें कि कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिसको लेकर चर्चा हो सकती है, कई ऐसे प्रस्ताव जिस पर मुहर लग सकती है। इसमें बायोडीजल के उत्पादन और बिक्री से जुड़ा प्रस्ताव है जिसको पेश किया जाएगा। हालांकि इसके साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पुष्टाहार वितरण में बायोमेट्रिक हाजिरी की तैयारी है। अब ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लग सकती है, इसका खुलासा इस बैठक के बाद ही होगा। बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना अपने आप में बेहद खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। कई ऐसे प्रस्ताव जिस पर चर्चा होगी। पीडीए के 6 संयंत्रों को निजी हाथों में सौंपने की भी तैयारी है। दुग्ध विकास विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। तो एसके हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। एसके, आज कैबिनेट की बेहद और अहम बैठक होने वाली है। कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव है जिस पर मुहर लग सकती है, क्या जानकारी? बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यूपी कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें करीब दर्जन भर से ज्यादा प्रस्ताव हैं जिस पर यूपी कैबिनेट की बैठक में चर्चा होनी है। हालांकि इस चर्चा होने के बाद अगर इन सभी प्रस्तावों को मुहर लगती है तो आज से ही इनका इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा, जिसमें कई ऐसे प्रस्ताव हैं। अगर हम महत्वपूर्ण प्रस्तावों की बात करें तो उत्तर प्रदेश दुग्ध विकास विभाग के पीडीएफ के 6 ऐसे संयंत्र हैं जो लगातार ये घाटे में चल रहे हैं और इस वजह से इन संयंत्रों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है, जिसको लेकर प्रस्ताव आज यूपी कैबिनेट की बैठक में है। उसके अलावा जो जल निगम नगरी है उसमें अवर अभियंता के कई पद रिक्त चल रहे हैं, उनकी भर्ती किए जाने का प्रस्ताव भी आज यूपी कैबिनेट की बैठक में है। उसके अलावा मेरठ के भैसाली बस स्टैंड को शहर के बाहर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव भी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कुशीनगर का कृषि विद्यालय, उसके अलावा कानपुर का कृषि विश्वविद्यालय, उसके भवन को आगे बढ़ाने के लिए निःशुल्क जमीन उपलब्ध कराने से जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी यूपी कैबिनेट की बैठक में है। उसके अलावा भागीदारी अधिनियम संशोधन 2023 भी आज यूपी कैबिनेट की बैठक में पेश होगा। साथ ही साथ जो पुराना कृषि रक्षा इकाई का भवन लखनऊ में बना हुआ है उसके ध्वस्तीकरण का प्रस्ताव है, उसकी जगह पर नया भवन का निर्माण होना है, तो उस पर भी आज यूपी कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। तो अगर हम देखें इस तरीके से करीब दर्जन भर प्रस्ताव हैं जिन पर यूपी कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर होनी है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। विभिन्न विभाग जिनके विभागों से जुड़े हुए ये प्रस्ताव हैं वो इन प्रस्तावों के साथ आज यूपी कैबिनेट की बैठक में पहुंचेंगे और कैबिनेट चर्चा के बाद इनको मंजूरी देगी और संभवतः शाम 5 बजे कैबिनेट ब्रीफिंग होगी, जिसमें इन प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी जाएगी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किन किन प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी है। जी बिल्कुल, और इस बैठक के बाद ही एक खुलासा भी होगा कि ऐसे कौन कौन से प्रस्ताव है जिस पर मुहर लगेगी। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है बायोडीजल के उत्पादन को लेकर। बिल्कुल निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि प्रदेश में कार्बन के उत्सर्जन को घटाया जाए, जिसको लेकर जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं उन पर कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार फोकस कर रही है, जिसमें चाहे वो बायोगैस हो या फिर बायोडीजल हो, उसके उत्पादन और बिक्री से जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी आज यूपी कैबिनेट की बैठक में है, जिस पर चर्चा होगी। और अगर इसको आज यूपी कैबिनेट अपनी मोहर लगाती है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए कहीं न कहीं बड़ी योजना है, जिससे कि उत्तर प्रदेश की जहां एक तरफ आय में वृद्धि होगी, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में जो कार्बन उत्सर्जन को लेकर काम कर रही कहीं न कहीं उस दिशा में भी एक बड़ा कदम होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार आज इसको कैबिनेट में लाने जा रही है, जिस पर चर्चा होगी। उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश की सीरा नीति है, क्योंकि एथेनॉल बनाने में भी उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है, तो सीरा नीति से जुड़े हुए विभिन्न जो संशोधन है उन पर भी आज यूपी कैबिनेट की बैठक में चर्चा होने वाली है, तो सीधे तौर पर उसको भी आज यूपी कैबिनेट से मंजूरी दी जा सकती है। तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि किसानों की आय को बढ़ाया जाए, तो ये
दोनों प्रस्ताव, चाहे वो बायो गैस और बायो जो ईंधन है उससे जुड़े हुए हों या फिर सीरा नीति से जुड़े हुए हों, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की आय के साथ ही उत्तर प्रदेश में कार्बन उत्सर्जन को भी कम करेंगे। ठीक है, अपने आप पे बेहद महत्वपूर्ण है। इसके आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेटों की पहुंचाना। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। इस बीच आगे बढ़ते हैं लखनऊ से खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी का अल्पसंख्यक सम्मेलन आज है। सुबह 11 बजे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सभागार में कार्यक्रम है। एक दिवसीय कार्यक्रम स्थल का नाम मुलायम नगर रखा गया है। अखिलेश यादव अल्पसंख्यक समाज के सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। पूरे राज्य और राष्ट्रीय स्तर के अल्पसंख्यक नेता कार्यकर्ता इसमें शामिल होने वाले हैं। सपा का पीडीए के एजेंडे को जमीन पर पहुंचाने का लक्ष्य है। वरिष्ठ मुस्लिम सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, प्रवक्ता इसमें मौजूद रहने वाले हैं। हालांकि इस सम्मेलन से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा, लेकिन नजर रहेगी अखिलेश यादव के संबोधन पर कि वो क्या कुछ अपने संबोधन के दौरान कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सपा का अल्पसंख्यक को साधने का ये प्रयास है। अल्पसंख्यक सम्मेलन ये है, सुबह 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये सम्मेलन होगा। एक दिवसीय कार्यक्रम स्थल का नाम मुलायम नगर भी रखा गया है। अखिलेश यादव अल्पसंख्यक समाज के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और आपको बता दें कि कई तरीके के मैसेज इस दौरान जा सकते हैं। बीजेपी पर जमकर हमला यहाँ पर अखिलेश यादव बोल सकते हैं। पीडीए के एजेंडे को जमीन पर पहुंचाने का भी लक्ष्य है, क्योंकि पीडीए के एजेंडे को लेकर लगातार सपा काम कर रही है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक उनको साधने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। देखिए, लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 11 बजे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सभागार में ये कार्यक्रम है और अपने आप में ये कार्यक्रम बेहद खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि सपा का ये पूरा प्रयास है कि वो अल्पसंख्यक को साधे। स्कंदिता हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। स्कंदिता, क्या जानकारी आपके पास? सपा का अल्पसंख्यक सम्मेलन आज है, यहाँ पर अखिलेश यादव का संबोधन भी होगा, जिस पर लगातार नजर बनी रहेगी कि आखिरकार अपने संबोधन के दौरान अखिलेश यादव क्या कुछ कहते हैं। देखिए, लगातार अखिलेश यादव जो है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। और खास करके इस बार का जो नया प्रयोग है समाजवादी पार्टी का, वो है पीडीए, यानी कि पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलितों को साधने का पूरा प्रयास चल रहा है। और आज की जो बैठक है वो अल्पसंख्यक सभा की बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम दलित, मुस्लिम वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक समाज के सभी लोग जो है वो शामिल होंगे। और कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक का अहम हिस्सा आजम खान भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बैठक जो है काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है, जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को लेकर तमाम बातें होंगी कि उनके हक की लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाए। कल भी समाजवादी पार्टी ने एक महासम्मेलन किया था, जिसको स्वामी प्रसाद मौर्य ने संबोधित किया। अखिलेश यादव खुद भी वहाँ पहुँचे थे। और आज की भी ये बैठक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है। इसमें अखिलेश यादव 11 बजे पहुँचेंगे और पार्टी को जितने भी लोग आए होंगे उनको सामने पार्टी संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। और इसके अलावा आज का दिन खास इसलिए भी है क्योंकि समाजवादी पार्टी के बाहर अल्पसंख्यक सभा का एक बोर्ड लगाया गया है। और आज यानी कि एक दिन के लिए सपा कार्यालय का जो नाम है वो मुलायम नगर रखा गया है, जो कि अलग ही मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। सपा कार्यालय का नाम जो है एक दिन के लिए मुलायम नगर रखा गया है। और आज की ये बैठक काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है। अल्पसंख्यक के अध्यक्ष जो हैं वो मौजूद रहेंगे, पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। आगामी चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है कि किस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय को जोड़ा जाए अपने साथ। कल के अगर सम्मेलन की बात की जाए तो अखिलेश यादव के कल के सम्मेलन में बम्पर भीड़ देखने को मिली थी, क्योंकि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान सबसे बड़ा हॉल है, वहां पर एक एक कुर्सी भरी हुई थी एक एक उनके कार्यकर्ताओं से। इसके अलावा बाहर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की जो ज़मीनी स्तर पर जो जिस तरीके से पार्टी को मजबूत करने का प्रयास चल रहा है, वो ज़मीनी स्तर पर दिखाई भी पड़ रहा है कि किस तरीके से लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। और बाहर भी जिस तरीके से भीड़ देखने को मिली थी वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की सक्रियता को दिखा रहा है। और आज की ये बैठक भी काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय जो है उनकी लड़ाई लड़ने की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं। उसको लेकर क्या कुछ रणनीतियाँ बनाई जाएँ, उन सब को लेकर आज इस बैठक में चर्चा होगी। इसके अलावा जो तमाम समाजवादी पार्टी मुद्दे उठाती रही है, खास करके जाति जनगणना का मुद्दा हो गया, या अगर महंगाई की बात की जाए, बेरोजगारी की बात की जाए, गन्ना किसानों के जो मूल्य है उनका जो भुगतान नहीं हो पा रहा है उसकी बात की जाए, जो किसानों की स्थिति है, और खास करके 60
समाचार जैसे मुद्दे समाजवादी पार्टी हमेशा से उठाती रही है, तमाम मुद्दे उन्होंने कल महासम्मेलन में भी उठाए। इसके अलावा जो उन्होंने तमाम प्रशिक्षण शिविर लगाए वहां पर भी उठाए। और आज लखनऊ की ये बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है, जहां पर अखिलेश यादव अपने अल्पसंख्यक अध्यक्ष के साथ में और सभी पदाधिकारियों के साथ में आज इन सब मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को घेरा जाए और उनकी पार्टी का एक एक सिपाही मजबूती से किस तरीके से जनता के साथ कनेक्टिविटी बनाए रखे और किस तरीके से पार्टी को मजबूत करना है, उसको लेकर अखिलेश यादव लगातार प्रयास करें। और आज की बैठक 11 बजे से शुरू होने वाली है। 11 बजे अखिलेश यादव सपा कार्यालय पहुंचेंगे और बैठक की शुरुआत होगी। सभी लोग जो है वो धीमे धीमे पहुंचना शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल, और इसको लेकर तमाम तरीके के मैसेज यहाँ अखिलेश यादव देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपने जानकारी भी दी कि मुलायम नगर एक दिन नाम रखा गया है। मुलायम सिंह यादव जिनकी पकड़ थी अल्पसंख्यकों पर, यादवों पर, और हालांकि अब जिस तरीके से बीते दिनों चुनाव के नतीजे सामने आए हैं और सपा जो अपने कोर वोटर्स को खोती जा रही है उसको साधने की कोशिश है, क्या इस नाम के जरिए भी कहीं ना कहीं ये मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि वो कोर वोटर्स जो उनसे छिटकते नजर आ रहे हैं अब उनको साधने की पूरी कोशिश है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से क्योंकि समाजवादी पार्टी को मुख्य विपक्षी पार्टी कहा जाता है, तो सभी वर्ग जो है अगर उनको एमवाई फैक्टर के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है कि मुस्लिम यादव के लिए जो है हमेशा से उनका हिस्सा रहे हैं, उनके खेमे में रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस अपना विस्तार कर रही है, हर समुदाय को साथ लेकर चलने की बात कर रही है, जाति जनगणना का मुद्दा उठा रही है, तो कहीं ना कहीं जो है वो जो वोट बैंक है उसको अपने पाले में खींचने की कोशिश की जा रही है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं उनका भी प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में अपने पैर बिछाए जाए और लोगों को अपने अपने खेमे में जो वोट बैंक है उसको अपने खेमे में खींचा जाए। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए कंपटीशन कहीं ना कहीं बढ़ जाता है कि किस तरीके से हर वर्ग का वोट साधना है। जिस तरीके से वो कभी कभी एमवाई फैक्टर की बात करी जाए तो उनको भी अपने साथ ले रहे हैं। पिछड़ा पीडीए जो फॉर्मूला दिया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उनको भी साथ में लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा तमाम जो क्षत्रिय सम्मेलन करा रहे हैं जिसमें वो अंगड़ों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन बढ़ गया है और जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ा है वैसे ही समाजवादी पार्टी ने अपने जो पदाधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारियों को भी बढ़ा दिया गया है। हर व्यक्ति को जिम्मेदारी दी है कि वो जैसे जिस तरीके से अगर महिला सभा की बात की जाए तो महिला सभा के अध्यक्ष जूही सिंह है, उनको जिम्मेदारी दी है कि किस तरीके से क्षत्रिय सम्मेलन करवाने हैं, उस पर्टिकुलर वोट बैंक के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा और जो तमाम नेता हैं, अगर पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो राजपाल कश्यप को जिम्मेदारी दी है कि किस तरीके से उनको साधे रखना है, उनको अपने खेमे में बनाए रखना है। तो अब समाजवादी पार्टी हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं कंपटीशन तो बढ़ ही गया है समाजवादी पार्टी के लिए और उसी को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रयास जो है वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से कल के महासम्मेलन में उनके भीड़ दिखाई पड़ी और आज की जो बैठक है उससे भी कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ज़मीनी स्तर पर अपना बेस मजबूत करने का प्रयास कर रही है कि बिल्कुल बिल्कुल, और अपने इस मिशन में कितनी सक्सेसफुल रहती है समाजवादी पार्टी, ये देखना भी अपने आप में बेहद दिलचस्प होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया स्कंदिता हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी अब तक साझा करने के लिए। लखनऊ से खबर है, लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीएसपी जुट गई है। मायावती की अध्यक्षता में 23 अगस्त को बीएसपी की बड़ी बैठक है। मुख्य जोन इंचार्ज, जिलाध्यक्ष, बामसेफ पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। संगठन विस्तार, बूथ गठन, कैडर कैंप की तैयारी पर चर्चा होगी। मायावती लगातार मंडलवार संगठन विस्तार का ले रही है फीडबैक और ऐसे में मायावती पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर नजर आ रही है मिशन 24 को लेकर। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी अब पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। मायावती की अध्यक्षता में 23 अगस्त यानी कि कल एक बड़ी तैयारियों पर इस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि मायावती लगातार फीडबैक भी लेती आ रही है कि जिस तरीके से काम किए जा रहे हैं या जिस तरीके के दिशा निर्देश तमाम कार्यकर्ताओं को दिए जा रहे हैं उससे आखिरकार क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। और यही वजह है कि मायावती लगातार मंडलवार संगठन विस्तार का फीडबैक भी ले रही है। मिशन 24 की तैयारी में बीएसपी है। हालांकि आपको बता दें कि फिलहाल एकला चलो नीति पर बीएसपी चल रही है, मायावती जी चल रही हैं, लेकिन आगे क्या मायावती एकला चलो नीति के साथ ही चलती हैं या किसी के साथ गठबंधन कर लेती हैं, ये अपने आप में देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। लेकिन क्योंकि अगर हम बीते समय की बात करें तो मायावती इतनी एक्टिव नजर नहीं आती थी चुनाव को लेकर, लेकिन अब एक्टिव मोड पर लोकसभा चुनाव को लेकर नजर आ रही हैं।
संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। संदीप, यहाँ पर कल बैठक होने वाली है, इस बैठक के बारे में जानकारी दीजिए, कौन कौन इसमें शामिल होने वाले हैं और कितना महत्वपूर्ण ये रहने वाला है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव को लेकर के बसपा सुप्रीमो तैयारी कर रही हैं, यानी इससे पहले 1 महीने तक दिल्ली में रही हैं और दिल्ली में रह करके अपने जो 4 राज्यों के चुनाव होने हैं विधानसभा के, उन राज्यों की समीक्षा करती नजर आई है। लेकिन अब उन्हें लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारी करनी है, तो उसको लेकर के उत्तर प्रदेश में सबसे पहले उन्होंने कदम रखा। उसके साथ ही साथ में अपने जो जोनल अधिकारी है, जोनल कोऑर्डिनेटर है, जोनवार है, उन सबको बुलाया गया। यानी साफ है कि आने वाले समय को लेकर के जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो रणनीति बना रही है, अपना चाल चल रही, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कुछ दिन पहले ही जो आम चुनाव हुए थे, यानी कि निकाय चुनाव हुए थे, निकाय चुनाव में साफ तौर पर उन्होंने तस्वीरें दिखा दी थी कि किस तरीके से उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ खींचा था। यानी कि साफ था कि मुस्लिम वोट बैंक को खींच करके ही बसपा सुप्रीमो आगे बढ़ना चाहती थी। तो दलित और मुस्लिम कैंडिडेट को लेकर के ही आगे बढ़ने का प्रयास जो उनका था, उसमें कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पाए। यानी कि साफ था कि जो वोट बैंक उन्होंने ये सोच के रखा था कि कितना वोट बैंक मेरे पास आएगा, लेकिन वो नहीं आ पाया। साफ था कि वो उम्मीदवार जिता करके नहीं आए। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव को लेकर के बसपा सुप्रीमो अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं और लगातार इस बैठक के बाद से कुछ कड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। यानी कि जो कोऑर्डिनेटर होंगे, जिला अध्यक्ष होंगे, उनको बुलाया गया है, उनसे बातचीत करेंगी कि आखिर कैसे रणनीति बनाई जाएगी, किस तरीके से रणनीति को चुनाव को लेकर के लगातार निरंतर अभी भी जनता के बीच में बने हुए हैं। यानी कि ऐसे लोगों को साथ लाने का प्रयास मायावती बसपा सुप्रीमो लगाने वाली है। इसके साथ ही साथ में कुछ अन्य बिंदु है, जिन बिंदुओं को लेकर के बसपा सुप्रीमो चर्चा कर सकती है। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से भाजपा को घेरने के लिए पूरी तरीके से जो है बसपा सुप्रीमो मायावती, ठीक है, बीएसपी के तमाम तरीके की तैयारी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर आपको बता दें, प्रदेश में वोटर चेतना अभियान चलाएगी बीजेपी। आज दोपहर 1 बजे प्रदेश कार्यालय पर बड़ी बैठक बुलाई गई है। राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम देंगे जीत की टिप्स। वहीं हर विधानसभा में 10,000 वोटर जोड़ने का टारगेट भी है। मंडल और बूथ स्तर पर चलेगा वोटर चेतना अभियान। विधानसभा से बूथ तक बनाएगी टीम, 5-5 सदस्य शामिल होंगे। जिलों के प्रभारी अध्यक्ष, जिला मतदाता सूची प्रमुख आमंत्रित, क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रदेश टीम के सदस्य भी आमंत्रित हैं। तो वोटर चेतना अभियान चलाएगी यहाँ पर बीजेपी। इसके जरिए यहाँ पर वोट बैंक साधने की कोशिश बीजेपी के द्वारा किया जाएगा। और आपको बता दें, क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रदेश टीम के सदस्य भी आमंत्रित हैं। तो यह अभियान अपने आप में बेहद खास रहने वाला है। वोटर चेतना अभियान यहाँ पर बीजेपी के द्वारा चलाया जाएगा और हर विधानसभा में 10,000 वोटर जोड़ने का टारगेट है। मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मनीष, अपने आप में ये अभियान कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्या जानकारी इसको लेकर? सपना, देखिए आपको बता दूं कि 2024 के लिए 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों की निगाहें हैं। और उस पर से अगर बात करते हैं डबल इंजन की सरकार का फायदा देने वाली उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्लस केंद्र की मोदी सरकार की पूरी नज़र 80 में से लोकसभा सीट जीतने को लेकर है। इसको लेकर तमाम प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए थे, हमने देखे थे। महासंपर्क अभियान भी चलाया गया था, तमाम प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए गए थे। इसी लेते वोटर जोड़ो अभियान एक चलाया जा रहा है, वोटर चेतना अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर आज एक कार्यशाला रखी गई है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यालय है उसमें एक ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी करेंगे। दुष्यंत गौतम जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं वो इसमें आएंगे और टिप्स देंगे किस तरीके से वोटर्स को अपनी ओर जोड़ना है। 5-5 सदस्यों की एक टीम बनाई जाएगी, वो प्रत्येक विधानसभा में जाके करीब 10,000 वोटर्स को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इसको लेके क्या गुरुमंत्र देने, क्या टिप्स देनी, उसको लेके आज एक कार्यशाला आयोजित की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण है कि सारे प्रदेश के जो जिला अध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी हैं, जो मतदाता प्रभारी हैं, जो बूथ अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ जो पन्ना प्रमुख हैं, उन सबको प्रदेश मुख्यालय बुलाया गया है और सबकी ट्रेनिंग की जाएगी। दोपहर 1 बजे से प्रदेश मुख्यालय पर कार्यक्रम शुरू होगा, कार्यशाला शुरू की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता भूपेंद्र चौधरी की जाएगी के द्वारा की जाएगी। आपको बता दें कि
ठीक है मनीष, यहाँ पर वोटर चेतना अभियान की शुरुआत और इस शुरुआत के जरिए तमाम तरीके के संदेश यहाँ बीजेपी देती नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, आपको मुरादाबाद से खबर बता दें, जहाँ पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। 3 बदमाश पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल हो गए हैं। मुठभेड़ में पुलिस के एक जवान को भी गोली लगी है। पुलिस जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल बदमाशों को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लाखड़ी फाजलपुर सिविल लाइन क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें एक जवान के हाथ में गोली लग गई जिससे वो घायल हो गया। हालांकि अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां इलाज चल रहा है। 3 बदमाश भी पुलिस की इस मुठभेड़ के दौरान घायल हो गए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो यहाँ पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से फायरिंग चली। पहले बदमाशों की तरफ से पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में बदमाश भी घायल हो गए, लेकिन इस मुठभेड़ में पुलिस का एक जवान भी घायल हो गया है। गोली लगी है जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल बदमाशों को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लाखड़ी फाजलपुर सिविल लाइन क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो मुरादाबाद में ये मुठभेड़ हुई पुलिस और बदमाश के बीच में। वहीं शामली में यूपी एटीएफ की छापेमारी देखने को मिली है। आपको बता दें कि शामली के कई जगहों पर एटीएफ की टीम कर रही है छापेमारी। छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति को हिरासत में भी ले लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी है जो आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लगातार कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। एटीएफ की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। शामली में यूपी एटीएफ की छापेमारी, हालांकि छापेमारी से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा। राहुल शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। राहुल, एटीएफ की टीम लगातार छापेमारी कर रही है, कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां छापेमारी की जा रही है? क्या निकलकर सामने आया है कि छापेमारी में क्या कुछ फिलहाल सामने आया हो? शामली में लगातार एटीएस और एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही है। जब से पाकिस्तान से परिवार आया है कलीम को, अब से पूर्व 4 दिन पहले एसटीएफ और एटीएस ने गिरफ्तार किया था, जिसका यह आरोप था कि जो भी भारत की गतिविधियां थी वे पाकिस्तान व्हाट्सएप चैट के माध्यम से भेजी जा रही थी, जिसके चलते यूपी एसटीएफ व एटीएस ने एक युवक कलीम को गिरफ्तार किया था। वही आज एसटीएफ व एटीएस ने एक युवक को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।